तो फिर मैं ना अस्सलाम वालेकुम क्लास, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? आज का हमारा लेक्चर है हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम क्या है। हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क ओनली हिट्स द हेडलाइन व्हेन देयर इज अ मेजर डिजास्टर। ये प्रॉब्लम है कि जब कभी कोई बड़ा हादसा होगा तभी सिर्फ वो टीवी पे आएगा। नॉर्मली जो रेगुलर चेकिंग होती है हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड इदारों की, वो नहीं होती। The number of fatal accidents at work has fallen sharply since the beginning of 1970s, but a significant number of employee and member of public still die each year as a result of accident at work. Background: during and after World War I, industrial revolution occurred. Rapid introduction of new industries, increasing demand of products and production activities, indiscriminate hiring of works to run the manufacturing process. This brought about poor and unsafe working and conditions, serious dangers not anticipated, exposure to various occupational diseases, and serious accidents aggravated by the endemic diseases like malnutrition, worm infection, malaria, and others. Hence, the origin of occupational health and safety as a mean of protecting the health and welfare of employee. वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, उसके बाद जो लेबर है वो इतनी चीप और मैसिवली अवेलेबल है
कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखती कि जो उनसे मजदूरी ली जा रही है उसके नतीजे में उनको हेल्थ एंड सेफ्टी बेनिफिट्स या हेल्थ एंड सेफ्टी उनकी मेक श्योर की जाए। तो उसका नुकसान क्या हो रहा है कि पुअर एंड अनसेफ वर्किंग कंडीशंस एंड सीरियस डेंजर्स नॉट, अगर कोई बड़ा हादसा होने वाला है तो वो पहले से एंटिसिपेट नहीं किया जा रहा, और मुख्तलिफ जो हेल्थ डिसेबिलिटीज़ लाइक मेलन्यूट्रिशन, वर्म इन्फेस्टेशन एंड मलेरिया एंड अदर्स, ये पुअर वर्किंग एनवायरनमेंट की वजह से, क्योंकि वर्किंग एनवायरनमेंट पे इन्वेस्ट नहीं करती कंपनीज, तो ओवरऑल जो वर्किंग ऑफ द एम्प्लॉई है वो इफेक्ट होगी। लेकिन उतने रेट में आबादी ज़्यादा होने की वजह से और लोग अवेलेबल होंगे। अगर कोई मजदूर तबीयत ख़राब होती है या उसके साथ हादसा पेश आ जाता है तो उसको रिप्लेस करने के लिए 10 और मजदूर इस टाइम अवेलेबल हैं। बेनिफिट्स: a safe workplace ensure less accidents, keep the workers focused on the task rather than worry about chances of mishap, increase productivity and efficiency of workers, managing the workforce becomes easy and the workers remain motivated. A healthy and sound work is an asset and contributes toward economic development of an organization. Occupational health and safety laws in Pakistan. जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी है इसकी डेफिनेशन में दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हिस्से में आता है मीन्स by which to control aspect of work production that involves any degree of risk or danger that may cause injury or harm। वो तमाम डेफिनेशन जिसके मफहूम के अंदर कोई भी किसी भी किस्म का इंजरी और हार्म हो, उनको अगले स्टेप में बताया गया क्या करना है। द प्रोसेस एलिमिनेट सच एलिमेंट्स टू एंश्योर एम्प्लॉय सेफ्टी एंड हेल्थ, टू एम्प्लॉय सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉय। अच्छा, जो पहला हिस्सा है उसके अंदर इंजरी और हार्म से रिलेटेड जो तमाम कॉन्सेप्ट डेफिनेशंस हैं। दूसरा हिस्सा ये कहता है कि इनको हमने एलिमिनेट करना है ताकि हम मेक श्योर कर सकें एम्प्लॉय की सेफ्टी और हेल्थ। द रीजंस फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी: एलिमिनेट पॉसिबल डेंजर, safeguard employee productivity, mean to promote workplace processes, protect employee rights, maintain work health for all employees। ये वो टास्क हैं जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपने वर्कर्स की हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए मेक श्योर करने हैं। यहाँ पे मैनेजर एक अहम रोल प्ले करता है। मैनेजर के जो टास्क हैं हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड वो यहाँ पॉइंट्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं, लेकिन पहले हम उसका बड़ा जो मेन पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। There are a number of strategies that can be used by organizations to ensure a healthy and safe workplace and ensure compliance with the legal requirements. Some are design safe and healthy system for work, exhibit strong management committee, inspect workplace for health and safety problems, establish procedures and control for dealing with the with health for dealing with health and safety issues, developing training programs, set up health and safety committees, monitor safety policies, plan draw up action plan and checklist। ये वो सारे काम है किसी मैनेजर को परफॉर्म करने हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी इनेबल करने के लिए। Safety and health laws in Pakistan. In Pakistan, the occupational health and safety is in different sector is covered in various laws. There is no single comprehensive law covering occupational health and safety. पाकिस्तान में कोई एक लॉ नहीं है जो सारी हेल्थ एंड सेफ्टी को कवर कर ले। तो जो मुख्तलिफ लॉज हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। पेपर का जो क्वेश्चन है वो ये कि नेम ऑल द सेफ्टी एंड हेल्थ लॉज इन पाकिस्तान। ये वो लिस्ट है सेफ्टी हेल्थ लॉज जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं। हम आज दो लॉज को डिस्कस करेंगे। एक है फैक्ट्रीज एक्ट 1934। अब जो फैक्ट्रीज एक्ट है ये 4 पॉइंट्स में इसको डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं, उसके बाद में बल्कि पहले सारे पॉइंट्स पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दिस एक्ट consolidates and amend the laws relating to the regulation of labor in factories in the country. It includes including definition, role of labor, inspection, restriction on the working hours, holidays with pay, special provision of adolescents and children penalties and procedures.
This act also contains a chapter number 3 on health and safety of work and hygiene conditions at the workplace. Chapter 3 of this act provides factory inspection, hygiene condition, ventilation and temperature, dust and fume, artificial humidification, lighting, overcrowding, drinking water, sanitary facility precaution in case of fire, machine guard, pressure vessels and precautions against dangerous fumes, eye protection, safety of building machinery and manufacturing process and so on. अच्छा जी, अब इसके अंदर ये बेसिकली एक्ट है क्या, और किसी भी मुल्क के अंदर लेबर लॉज, लेबर एक्ट एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले तो ये पहला पॉइंट कह रहा है कि ये जो जो फैक्ट्रीज एक्ट है उसको इनहेरिट करता है, उसको इंक्लूड करेगा अपने अंदर। इंक्लूड करने के बाद वो ये करेगा कि इस एक्ट के अंदर जो फैक्ट्रीज एक्ट है उसके अंदर तमाम डेफिनेशंस जो कि लिखी जाएंगी वो इनहेरिट होंगी लेबर लॉ से, जो लेबर और फैक्ट्रीज लॉज होंगे उस कंट्री के। एक दफ़ा जब डेफिनेशंस इंक्लूड हो गई तो चैप्टर 3 इंक्लूड किया गया जो प्राइमरीली फोकस करता है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अ वर्कर के ऊपर। अब चैप्टर 3 के अंदर वो तमाम कॉन्सेप्ट्स और रिस्ट्रिक्शंस और पेनल्टीज और बेनिफिट्स लिख दिए गए हैं जो कि किसी एम्प्लॉय को हेल्थ एंड सेफ्टी के रूल के तहत फ़ायदा पहुंचा सकते हैं या फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो चैप्टर 3 क्या कहता है जी? वो कहता है कि चैप्टर 3 ऑफ दिस एक्ट प्रोवाइड फैक्ट्री इंस्पेक्शन, हाइजीन कंडीशंस, वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, डस्ट एंड फ्यूम्स, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, lighting, overcrowding, dinky water, sanitary facilities, precautions in case of fire, machine guarding, pressure vessels, precautions against dangerous fumes, eye protection, safety of building machinery and manufacturing process and so on. ये डिटेल के अंदर वो तमाम चीज़ें मेंशन कर देता है जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड है। इसके मुकाबले में जो अगले 3 रूल्स हैं वो बेसिकली है प्रोविंशियल फैक्ट्रीज एक्ट। अब जो हमारे 3 सूबे हैं पंजाब, सिंध और केपी के, इन्होंने जो हमारा पिछला फैक्ट्रीज एक्ट है उसको एक्सटेंड किया है अपने प्रोविंशियल स्कोप में, क्योंकि तमाम प्रोविंसेस की जो फैक्ट्रीज हैं उनकी नेचर फ़र्क है। तो ये उन्होंने यहाँ पे ये बताया गया कि उन्होंने जो चैप्टर 3 के अंदर डेफिनेशंस लिखे हैं उनको फर्दर एक्सप्लेन किया है अपने कॉन्टेक्स्ट में, कि हमारे सिंध के कॉन्टेक्स्ट में जो फैक्ट्रीज हैं वो ये काम करेंगी, पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में ये होगा और केपी के कॉन्टेक्स्ट में ये होगा। 3 provinces of Pakistan, Punjab, Sindh and KPK under the authority of the Factories Act 1934 of Pakistan made their rule and regulation to govern labor legislation which are almost similar to each other. They provide detailed rule for factory inspection, hygiene condition, ventilation, temperature, dust and fumes, artificial humidification, overcrowding, lighting, drinking water and sanitary facilities. They also consider role of welfare office of they also consider role of the welfare officer, precautions against fire, machine guard, eye protection, dangerous fumes, working hours notification, investigation of accident, pay, holidays and so on. ये सारे फर्दर उन्होंने एक्सटेंड किए हैं अपने सूबे के स्कोप में। क्लास हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। इंशाल्लाह हम कल जो है ये इसके बाकी पॉइंट्स पढ़ेंगे। आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो वो डिस्कस कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर प्रोजेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ जी, पूछ लें। सर ये 15 दिन दिए हैं इन्होंने प्रोजेक्ट बनाने के लिए। अच्छा, तो इसमें हम कैसे बना सकते हैं? मतलब ये प्रोजेक्ट बात तो आपकी काफी गलत है। ये तो बात आपकी बहुत गलत है कि 15 दिन दी है। आपकी बात ये गलत है कि आपको 15 दिन दी है। सर नहीं, तब तक प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ था। अभी प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ, लेकिन हमारा तो प्रोजेक्ट लेंथी है। पहले एंड्रॉइड ऐप भी बनानी है, फिर आर्डिनो पे भी प्रोग्रामिंग तो जो करनी आप है। ये कह रहे हो ना कि प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ, इससे आप जिम्मेदारी डाल रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो ये सवाल आप फिर एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ लो। जहाँ तक मुझे लगता है ना, वो ये लगता है कि आप कुछ भी है उसको लाजमी बनाओ और उसको जमा करवाओ। क्योंकि अगर ये आपको अगले महीने या उससे अगले महीने बुलाते हैं तो कोई डिफेंस इतना स्ट्रिक्ट नहीं होगा, क्योंकि हालात का सारों को पता है। मीनवाइल इस टाइम ब्लेम गेम खेलने की बजाय जो आपको उन्होंने डेडलाइन दे दी आप उसके मुताबिक काम करें। अगर कोई फर्दर क्वेश्चन है ना तो आपको शाजी या एडमिनिस्ट्रेशन से पता कर लें। जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक चेंज करना है नहीं करना, वो फाइनल है नहीं है, वो सारा शाजी और आपकी सीनियर मैनेजमेंट आपको बता देगी। और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें। नहीं सर, बस यही पूछना है कि ये 15 के बाद हमने करना है सबमिट, या 1 महीना या लग जाएगा इसको? जो सीआर है वो आप पूछ ले शाजी, या फिर उमर भाई सर साहब से सीआर ने पूछ तो लें। कहा था कि मैं 2-3 दिन में टेम्पलेट आपको दूंगा। अभी तक वो ही नहीं आया, 1 वीक हो गया है। सीआर को अस्सलाम पकड़ें। वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम। सर टेम्पलेट का जो है वो अभी तक हमें भी पीछे से मतलब टेम्पलेट नहीं आया, लेकिन आपकी हम नहीं, इस ये बच्चे को फॉलो कर रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है कि ये आ गई है जी डॉक्टर साहब, ये क्या और टेम्पलेट जिसने भी दिया आपने उससे टेम्पलेट मांगी नहीं? सर टेम्पलेट हमने मांगे, वो क्या है कि आप अपने सीनियर से लो या वेबसाइट से लो। वेबसाइट पे सर हमें वो मिल नहीं रहा, और सीनियर्स कहते हैं कि हमारे पास तो अभी है नहीं अवेलेबल। लेकिन सर होप तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मैं कुछ दिन तक हमें टेम्पलेट मिल जाएगा, मैं किसी से ले लूंगा। मैं कह रहा हूँ 2-3 बंदों को मैंने और भी कहा हुआ है। लेकिन सर टेम्पलेट हमें डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं मिला, ये तो मैं खुद ही कहूँगा कि ये ड्रॉबैक है, हमें डिपार्टमेंट की तरफ से मिलना चाहिए था। हमें कहो, डिपार्टमेंट की तरफ से जाके टेम्पलेट कहो नहीं मिला। डिपार्टमेंट को कहो जाके आप। सर हमने एचओडी साहब से बात की है, और हम किससे बात करें, वो कह रहे कि आप सीनियर से लो या वेबसाइट से देखो। वेबसाइट से हमें नहीं मिल रहा सर, हमने काफ़ी सर्च किया वहाँ से। ठीक है, और फिर आप जहाँ तक सर बात प्रोजेक्ट की रही है, तो प्रोजेक्ट पर सर आज तकरीबन 10 से 15 दिन पहले मैंने क्लास में मैसेज कर दिया था कि आपके पास टाइम जो है ना वो कम है, आप 15 जुलाई तक अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लें। होप सो आपके यही प्रपोजल एक्सेप्ट होंगे। और तकरीबन 10 दिन बाद ही हमें इन्फॉर्मेशन मिली प्रपोजल वही एक्सेप्टेड है। और इन्हीं के दरमियान भी सर आपने खुद एक बार बता दिया था कि आपकी जो प्रपोजल है ना वही एक्सेप्ट होंगे। मतलब सर जो बातें हमें पहले क्लियर हो चुकी हुई हैं उसके लिए हम ब्लेम नहीं करते किसी को। मैं तो सर बिल्कुल नहीं कहता कि हम किसी को ब्लेम करूँ, इस जो बात से सर ब्लेम मैं एग्री नहीं। इस टाइम जो ब्लेम करेगा वो अपने लिए ही मुश्किल पैदा करेगा, क्योंकि पहले ही हालात ऐसे जा रहे हैं कि आपकी डिग्री आगे आपको नहीं लेकर जानी चाहिए। आपको जो जी मिल सर। रहा है ना, जैसा मिल रहा है वो वैसा बस आप बना के जमा करवा दें। तो इस टाइम ब्लेम सर, हम इस टाइम मैं अपने डिपार्टमेंट को ये भी ब्लेम नहीं करता कि उन्होंने हमें टेम्पलेट नहीं दिया। हम खुद कुछ ना कुछ ढूंढ के कर लेंगे सर, क्योंकि बात ये हालात इस तरह नहीं, के जो हैं। आप कह रहे हो ना वो बात आपकी सही है कि ये होनी चाहिए, डिपार्टमेंट को आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। लेकिन जी ये सर बिल्कुल करनी चाहिए। आप सवाल करोगे तो वो किसी न किसी की ड्यूटी लगाएंगे, या आपसे पहले भी सर कोई ना कोई ले रहा है तो कहीं ना कहीं से तो ले रहा है। ये आपके सर सीनियर्स ने भी तो लिया, ये पहली दफा तो नहीं आप थीसिस बनाने लगे। जी उसको मीनवाइल सर दोबारा कोशिश कर रहे हैं। सर मीनवाइल यूनिवर्सिटी में जाने भी। जब से मैंने आके ज्वाइन किया है वापस 1 साल हो गया, मैंने किसी एमफिल के स्टूडेंट को सुपरवाइज नहीं, अपना अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट को सुपरवाइज नहीं किया। तो अंडर ग्रेजुएट का जो स्टूडेंट है वो जो सुपरवाइजर्स हैं उनसे उनसे भी पूछ सकते क्या तो उनके पास पड़ी हो ये टेम्पलेट्स। तो वेबसाइट पे होनी चाहिए, बात आपकी सही है, तो ये आप अपनी तरफ से रिक्वायरमेंट फॉरवर्ड करें। लेकिन इस सारे मामले में अगर किसी ने डिग्री निकाली है ना, तो बजाय इसके कि ये ब्लेम गेम खेले, आप जो चीज़ बना सकते हो, जैसी बना सकते हो, जल्दी बना के जमा करवाओ, ताकि सर वो जी हम वो तो चीज़ कर रहे मौजूद हैं, होगी लेकिन ना तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगी और फिर आप पास हो जाओगे और आपको आगे डिग्री मिल जाएगी। तो इस चीज़ को स्मूथ ही रखो प्रोसेस को। सर अगर 30 से 40% भी तब तक काम हो जाए तो उम्मीद है कि शायद हम ये निकाल देंगे। वो आप परेशान ना हो, जो जब आप 15 को बना लोगे, क्या पता 15 के बाद वो आपको डेट जो देते हैं वो 15 के फौरन 1 दिन बाद ना दें, क्या पता वो 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद दें। तो आपके जी पास बिल्कुल टाइम तो सर। रहेगा ही। तो अगर टाइम तब भी नहीं होगा तो हमें आपके सिनेरियो का पता है कि जो भी था आप नहीं बना सके। वर्स्ट केस सिनेरियो जो होता है ना, फेल करना, फेल कोई भी नहीं करेगा किसी को भी। और जिसने थोड़ी भी मेहनत की होगी, नजर आ रही होगी, वो अच्छे नंबर में ही पास होगा। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सर अच्छा असल में अब प्रॉब्लम इस टाइम ये है कि कुछ स्टूडेंट्स के पास ये भी प्रॉब्लम है कि उनको वो हार्डवेयर का सामान अवेलेबल नहीं हो रहा, या जो उनका प्रोजेक्ट 20,000 में होना था वो 40,000 तक बजट जा रहा है। तो सर मैंने उनको खुद ये कहा, सजेशन दिया कि आप ऐसा करो कि जितना आप मैनेज कर सकते हो ना, 6,000 में या 5,000 ये में, कहाँ पे रखूं? उतने में आप लोग मैनेज कर लो। बाकी फिर इन बाद में प्लेटों के ऊपर रख दूं? सर, बात आ ये अच्छा बोलो अहमद, आपको आवाज आ रही है? जी सर बात आई, तो मैंने उनसे ये कहा था कि आप लोग अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे ज़्यादा फोकस करो। अगर आपको हार्डवेयर का सामान अवेलेबल नहीं हो रहा इस लॉकडाउन में, या अगर ब्लैक में मिल रहा है, तो आप कोशिश करो कि डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा अच्छे से काम कर लो। फिर हार्डवेयर का सामान बाद में जब वो डेट बताएंगे तब हम देख लेंगे क्या करना है। सही है। मैंने अच्छा जो सर मैंने उनसे ये कहा था। चले, ये आपका और आपके क्लास फेलोज का मामला हो गया। और सीआर आपने मुझे अब तक जितने लेक्चर हो गए हैं वो एक एक्सेल की फाइल में डाल के मेरे साथ शेयर करने हैं, और उसके साथ हर लेक्चर की जो वीडियो लिंक है वो उसके अंदर कॉपी पेस्ट हुआ हो। तो ये जी ठीक आपने है। मुझे आज ये फाइल अपडेट करके देनी है। अभी तक जितने लेक्चर जी हो मेरे गए और पास उनके अपडेट पड़ी हुई है। जो जितने उसमें वीडियो लिंक्स हैं वो सारे अपडेट करके आप मुझे आज शेयर करें मेरे साथ। ग्रुप में भेज दो, ठीक है। पर्सनल मैसेज भेज दो, जैसा आपने करना है वैसे करो, लेकिन मुझे आज एक फाइल मिल जाए। ओके सर, अभी वो मेरे पास आई रेडी है, बिल्कुल मैं अभी कर देता हूँ। चलो ठीक है जी। ठीक है ओके सर, क्लास, मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपके घर वाले सब खैरियत से होंगे। बाकी ये मुश्किल वक्त है, अल्लाह पाक हमारे लिए इस मुश्किल वक्त को आसान करे। ना आप लोगों ने नाउम्मीद नहीं होना, मोमिन नाउम्मीद नहीं होता। नमाज जब पढ़ें मुझे और अपने क्लास वालों को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।